नमस्कार दोस्तों, हिंदी एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने इतिहास चैप्टर शुरू कर दिया है। इतिहास में सबसे पहले हमने शुरू किया था प्रागैतिहासिक काल और उसके विभाजन को हमने देखा था। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा है। प्रागैतिहासिक काल के बाद प्रागैतिहासिक काल का भारत में अध्ययन का प्रारंभ हुआ। उसके बाद हमने देखा प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन के स्रोत भारत में क्या क्या रहे। ठीक है, ठीक, किन साक्ष्यों के आधार पे हम प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन हुआ उसका अध्ययन करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे बड़ी बात है कि अध्ययन के लिए हमारे पास जो सामग्रियां उपलब्ध हैं वो मनुष्य के द्वारा जो उपयोग की गई पुरातात्विक वस्तुएं हैं, जैसे उनके द्वारा जो उपकरण है पाषाण काल में। चूँकि आप जानते हैं कि भारत में आदि मानव के प्रारंभिक अवशेष नाम मात्र मिलते हैं या तो मिलते ही नहीं हैं। जो मिले हैं थोड़े बहुत एक दो, उन्हीं के बेस पे जो है पढ़ा जाता है हमारा स्टोन एज। तो जब मानव के अवशेष मिले नहीं हैं और चूँकि मानव विकसित नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा उसके जो विकास के जो साक्ष्य हैं या उपक्रम है वो जैसे हड़प्पा सभ्यता में हमें मिल जाते हैं, जैसे हमें आगे चलकर मौर्यन में वैदिक काल में हमें देखने को मिलते हैं। तो वैसे कोई साक्ष्य मिलते नहीं हैं। आप जानते हैं कि उसमें साहित्यिक साक्ष्य भी नहीं थे क्योंकि मानव की प्रारंभिक विकास की अवस्था थी। तो ऐसे कोई साक्ष्य मिले नहीं। तो स्टोन एज के अध्ययन में सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए जो आती है कि भाई अध्ययन कैसे किया जाए। तो मानव के द्वारा जो पाषाण उपकरण है उन्हीं के बेस पे अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन के स्रोतों में हमने देखा था जो मानव के प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन के जो प्रमुख स्रोत हैं उसमें मानव के द्वारा जो प्रस्तर के अर्थात पत्थर के जो उपकरण प्रयोग में लाए गए हैं वो हैं पत्थर के उपकरण मानव के द्वारा, जैसे ये पत्थर के उपकरण हो गए। और थोड़े बहुत कहीं कहीं पे जो मानव जीवाश्म में मिल गए हैं वो हैं, या पशुओं के जीवाश्म जो मिले हैं वो हैं। तीसरा आपने देखा था कि भाई जो अध्ययन के स्रोत हैं वो जो मानव के द्वारा जो गुफाओं में चित्रकलाएं की गई हैं, जैसे आप देखेंगे भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे मिर्ज़ापुर में की गुफाओं में जो चित्रांकन किए गए हैं मनुष्य के द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं उनके थ्रू हम उनके जो दैनिक जीवन है उनको अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। और दूसरा उत्खनन के परिणाम स्वरूप। तो यहाँ पे हमने उत्खनन देखा। तो उत्खनन और खनन में देखिए हमने उत्खनन और खनन में अंतर बताया था कि उत्खनन क्या होता है कि जब हम उत्खनन और खनन दो चीज़ें होती हैं ना। खनन क्या होता है, खनन में हमने देखा था कि खनन जो होता है कि वो काफ़ी गहराई में यदि हम खुदाई करके जो आपके जो ज़मीन के अंदर जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, कोयले हैं, इन सब का जो किया जाता है खोद के निकाला जाता है उसको खनन में गिना जाता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, वो ज़मीन में काफ़ी गहराई तक खोदा जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, खनन कहा जाता है। उत्खनन में देखिए उत्खनन क्या होता है। उत्खनन में देखेंगे आप तो जैसे 5 से 6, जैसे आप अपने घर में नई की खुदाई देखते हैं जो घर खुदता है तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, उत्खनन होते हैं। जैसे आपके पुरातात्विक वस्तुओं का जो अन्वेषण, जैसे हड़प्पा काल की खुदाई की गई, जब वहाँ की बस्तियों के बारे में पता चला कि हड़प्पा काल में कोई सभ्यता थी यहाँ पे, तो वहाँ पे जो खुदाई कार्य किया गया तो उसे उत्खनन कहा जाता है। अर्थात उत्खनन में 4 से 5 फीट तक ही गहराई करके उसका अध्ययन किया जाता है, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा। जबकि कोयले में जो होता है आपका 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर तक वो हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है। तो वो क्या होता है, खनन। जैसे यहाँ पे इमेज देखिए, ये देखिए किसी पुरातात्विक स्थल है जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं है और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ये क्या है, उत्खनन के चित्र है। यहाँ पे देखिए ये हड़प्पा कालीन जो बस्ती है ये आपका मोहनजोदड़ो का स्थल है। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खुदाई नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा डीप माइनिंग नहीं हुई है, काफ़ी गहराई तक खुदाई नहीं हुई है। नॉर्मली जो खुदाई हुई है उसके थ्रू उसको ही क्या कहा जाता है, उत्खनन का। जैसे ये क्या है, मोहनजोदड़ो के स्थिति उसके विशाल स्नानागार है, जब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता तो वहाँ देखेंगे। तो ये सब क्या है, उत्खनन की इमेज है।
यहाँ पे देखिए ये हड़प्पन बस्ती है आपकी एक, तो यहाँ पे भी क्या है, ये सब क्या है, उत्खनन। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, 4 से 5 फीट की गहराई पर खोदा गया है, तो इसे क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। ठीक। और देखिए खनन का इमेज, ये देखिए आधार तल से कितना गहराई पे खोदा गया है, ये दिख रहा है ना। तो इसको क्या कहेंगे, उत्खनन कहेंगे। सॉरी, इसको क्या कहेंगे, खनन कहेंगे। अर्थात जब भूमि में दबे संसाधनों को निकालने के लिए जो जो खुदाई की जाती है उसको क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। जबकि पुरातात्विक सभ्यताओं या सभ्यताओं के अध्ययन के लिए जो हम खुदाई करते हैं उसको उत्खनन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी डीप हुई थी, इसको क्या कहेंगे, उत्खनन कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये भूमि से कितने अंदर खुदाई हुई है, काफ़ी गहराई पे हुई है, तो इसे क्या है, ये सब क्या है, खनन है। तो खनन उत्खनन में अंतर समझिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे उत्खनन में। तो उत्खनन में हमें पढ़ना है, चूँकि देखिए यहाँ पे पढ़ते समय एक समस्या जो आएगी कि एक ही पुरातात्विक स्थल के नाम आपको कई बार मिलेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे अभी मध्य पाषाण काल, तो वहाँ पे आपको मेहरगढ़ मिलेगा। मेहरगढ़ जो है सबसे पहले वहाँ पे चावल के साक्ष्य आपको प्राप्त, सॉरी मतलब माना जाता है, हालांकि लहुरा देव हो गया इस समय। तो वहाँ पे जो आपकी खाद्य सामग्रियाँ या खाने पीने के जो साक्ष्य मिले हैं, चावल गेहूँ जो भी है, आगे हम देखेंगे। तो मेहरगढ़ का नाम सुनेंगे। मेहरगढ़ आपका जो है नवपाषाण काल, सॉरी आपका मध्य पाषाण काल में भी मिलेगा, नवपाषाण काल में भी मिलेगा और हड़प्पा काल में भी मिलेगा, हड़प्पा के बाद भी मिलेगा। तो ये कैसे अनुमान लगाया जाता है कि भैया एक ही स्थल में ये हड़प्पा काल का है, मेहरगढ़ में ये चीज़ें जो मिली हड़प्पा काल की हैं, ये चीज़ें जो है नवपाषाण काल की हैं, ये मध्य पाषाण काल की हैं और ये हड़प्पा काल के बाद की हैं। ये कैसे अनुमान लगाया जाता है, तो उसको हम आज देखते हैं कैसे ये अनुमान हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अनुमान लगाया जाता है इस पे, ये खनन जो है 2 प्रकार के करते हैं मानव के द्वारा। जो पुरातात्विक जो सभ्यताएं होती हैं, या तो फिर जो किसी सभ्यता का जो खनन किया जाता है, सॉरी उत्खनन किया जाता है, तो उसके जो है 2 आधारों पे किया जाता है। एक तो होता है जो खनन हम लोग करते हैं, एक तो होता है क्षैतिज। ठीक है, कैसा खनन होता है, क्षैतिज खनन होता है। जैसे ये हो गया, क्षैतिज हो गया। और एक क्या होता है आपका, लंबवत होता है। लंबवत, ठीक है, लंबवत खनन होता है। ठीक है, क्षैतिज खनन का मतलब होता है कि आप ये मान लीजिए ये कोई साइट है, ये कोई साइट है, आपने जो है ऐसे खुदाई की और ऐसे लगातार खुदाई करते हुए यहाँ तक चले आए। ठीक, जैसे घर में खेत की जो गुड़ाई करते हैं हम लोग, वो कैसा है आपका, कैसा है, क्षैतिज खनन है। क्षैतिज मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। और लंबवत का को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टिकल। अर्थात जब हम समानांतर, भूमि के समानांतर खुदाई करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई साइड थी, यहाँ पे देखिए जैसे ये हड़प्पा हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ है, लंबवत खनन हुआ है, सॉरी क्षैतिज खनन हुआ है। ऐसे समानांतर ही खनन करते हुए ये लोग चले गए हैं। जैसे इस इमेज में भी देखिए ये कैसा हुआ है, क्षैतिज खनन हुआ है। ठीक है, मतलब देखिए भूमि के समानांतर ही खोदते हुए चले गए हैं, और ये समानांतर है ना। तो क्षैतिज क्या होता है, जब कोई पुरातात्विक स्थल की जो है गहराई में खुदाई न करके उसकी जो है मतलब समानांतर, भूमि के समानांतर, जैसे ये भूमि है उसके समानांतर ही ऐसे ऐसे खुदाई की गई है, हॉरिजॉन्टल, तो इसे क्या कहते हैं, क्षैतिज खनन कहते हैं। जबकि लंबवत में क्या हो गया, आप ऐसे खोदते हुए काफ़ी गहराई तक चले गए, तो उसे क्या कहेंगे, आपका लंबवत खनन कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जैसे आप पढ़ेंगे कि हमने कहा कि मेहरगढ़ की बात की जा रही थी, तो मेहरगढ़ में जो आपके साक्ष्य मिलते हैं, मेहरगढ़ का आपका नाम मध्य पाषाण काल में भी मिलेगा, नवपाषाण काल में मिलेगा, हड़प्पा काल में भी मिलेगा। तो हम कैसे पहचानते हैं कि नहीं भैया ये हड़प्पा काल का मेहरगढ़ का साक्ष्य है, ये जो है आपका नवपाषाण काल का है, और ये जो है आपका पूरा पाषाण, मतलब ये आपका मध्य पाषाण काल का है। ठीक, ये कैसे अनुमान लगाया जाता है, तो इसके लिए जो अनुमान लगाया जाता है, तो देखिए ऐसे लगाया जाता है। मान लीजिए कि लंबवत खनन के दौरान, देखिए तो लंबवत खनन के दौरान जैसे मान लीजिए कि ये कोई आधार तल है,
मान लीजिए यहाँ पे कोई सभ्यता निवास कर रही थी और किसी कारण से यहाँ पे जो सभ्यता थी उसका पतन हो गया। ठीक, फिर क्या हुआ, 1000 सालों बाद यहाँ पे एक और सभ्यता आ गई बसने के लिए। चूँकि 1000 साल बीत चुके थे तो यहाँ पे क्या हुआ, धूल और मिट्टी के कण या धूल या हवाओं के द्वारा समय समय पर यहाँ पे क्या हुआ, अवसादों का जमाव करते चली गई। तो एक मोटी परत जो है ज़मीन की यहाँ पे बन गई। अब इस मोटी परत के ऊपर जो है एक सभ्यता और आ गई रहने के लिए। ठीक, मान लीजिए ये सभ्यता थी। ठीक, और यहाँ पे मानव जो है 1000 साल बाद फिर आया तो ये हुई बी सभ्यता। लेकिन फिर इस सभ्यता का विनाश हुआ और यहाँ पे मान लीजिए फिर 1000 साल बीते और फिर यहाँ पे कोई और सभ्यता 1000 साल बीते, फिर वही क्रिया हुई कि भूमि पर जो है मिट्टी का जमा हुआ। जैसे यहाँ पे मिट्टी का जमा हुआ, समय समय पर मिट्टी का जमा होता चला गया। जैसे आप देखते हैं कि आपके पास आस पड़ोस में कोई कागज़ रखी होती है, आप रख दीजिए, आप उसको जो है 5 से 6 दिन बाद देखिए, या तो 1 महीने या 2 महीने बाद, उसके बाद देखेंगे ऊपर मिट्टी की एक परत जम जाती है। वैसे ही जब 1000 साल बीत गए तो इसके ऊपर काफ़ी मोटी मिट्टी की परत जम गई और फिर इसके ऊपर जो है एक और कोई सभ्यता आ गई, उसे मान लीजिए सी हो गई और ये भी सभ्यता विनाश हुई। और वर्तमान में जो मानव आया, फिर यहाँ पे जो मान लीजिए 400-500 बाद यहाँ पे एक आधुनिक सभ्यता का उदय हुआ और यहाँ के मानव जो था जब बसना प्रारंभ किए तो उन्होंने इस स्थल की खुदाई प्रारंभ की। तो उन्होंने ऐसे क्या हुआ, वर्टिकल अर्थात लंबवत खुदाई प्रारंभ की। तो इन्होंने सबसे पहले लंबवत खुदाई में देखा तो यहाँ पे एक ऐसी सभ्यता थी कि यहाँ पे जो पूरा अवशेष अर्थात जो ये सभ्यता जो विनष्ट हुई उसके साथ वो अपनी सामग्रियों को लेकर तो विनष्ट नहीं हुई, उसके जो खाने पीने की सामग्रियाँ थी, उसके जो उपकरण थे, उसकी जो अन्य सामग्रियाँ थी वो तो विनष्ट नहीं हुई, वो तो वैसी ही पड़ी रहीं। तो यहाँ पे देखा इन्होंने कि कोई सभ्यता है। ठीक, उस सभ्यता का नामकरण इन्होंने कर दिया कि मान लीजिए सी सभ्यता। फिर और नीचे गए तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि यहाँ पे जब बी वाले स्तर में पहुँचे तो बी वाले स्तर पे क्या देखते हैं कि ये जो सी वाली सभ्यता है इससे डिफरेंट ये सभ्यता है, क्योंकि ये जो है सी से नीचे है, तो अर्थात ये सी से पुरानी होगी। तो यहाँ पे जो पुरातात्विक वस्तुएं इनको प्राप्त हुई वो इसकी तुलना में थोड़ी कम परिष्कृत थी, थोड़ी कम जो थी नवीन थी। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि समय के साथ डेवलपमेंट होता है, समय के साथ जो है चीज़ें जो है बेहतर होती चली जाती हैं। जैसे आपके यहाँ 2G मोबाइल था, बढ़ के क्या हो गया 5G हो गया, अब 6G होने वाला है। ठीक है, 6G की बात चल रही है। तो वैसे ही समय के साथ यहाँ पे भी प्रोग्रेस हुआ है। तो जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तो बी पे पहुँचे तो बी पे क्या हुआ, तो यहाँ पे जो पुरातात्विक वस्तुएं थी वो कैसी थी, वो सी की तुलना में काफ़ी पिछड़ी थी। और जब हम ए वाले स्तर पे पहुँचे और वर्टिकल खुदाई करते हुए नीचे पहुँचे तो देखिए यहाँ पे जो पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं अर्थात जो मानव के द्वारा उपभोग की सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं वो बी की तुलना में काफ़ी पुरानी हैं। तो ऐसे ही होता है जो पुरातात्विक वस्तुओं के अध्ययन किए जाते हैं तो आपको एक ही स्थल के नाम जो है कई बार मिलेंगे। आपको मध्य पाषाण काल में भी, जैसे बागोर हो गया, बागोर को आपको मध्य पाषाण काल में भी मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले बागोर और आदमगढ़। तो आप देखेंगे बागोर और आदमगढ़ मध्य पाषाण काल में भी मिले हैं साक्ष्य और नवपाषाण काल में भी मिले हैं। तो डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, तो इन्हीं आधारों पर किया जाता है। ये सभ्यता जो है काफ़ी लंबे समय तक रही। यहाँ पे जब ये विनष्ट हुई या समाप्त हुई तो इसके स्थान पे जो दूसरी सभ्यता आई वो आ गई। और फिर जब खुदाई हुई तो सबसे पहले सी वाली सभ्यता मिली, फिर बी वाली सभ्यता मिली, फिर ए वाली सभ्यता मिली। तो लंबवत खुदाई के द्वारा जब की जाती है तो हमें मालूम चलता है कि इस सभ्यता के नीचे मतलब एक ही स्थल के नीचे कौन कौन से अवशेष, मान लीजिए इलाहाबाद में आप जहाँ पे वर्तमान समय में रह रहे हैं वहाँ पे सभ्यता मान लीजिए आप खुदाई करते हैं तो वहाँ पे आपको एक लेयर मिलता है। ठीक, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो है 4G मोबाइल है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने खुदाई और नीचे की 4G के नीचे, तो यहाँ पे कौन सी मोबाइल मिली आपको, 4G मिली। अभी मान लीजिए 5G चल रहा है। फिर यहाँ पे नीचे खुदाई की आपने, ठीक है, और नीचे खुदाई की तो यहाँ पे आपको 3G मोबाइल मिली। ठीक है, और फिर और नीचे खुदाई की इस लेयर के नीचे तो यहाँ पे आपको क्या मिली, 2G मोबाइल मिली। ठीक, तो इससे क्या मालूम चलता है कि स्थल एक ही है,
मान लीजिए ये इलाहाबाद में कोई आपका सलूरी हो गया, बघाड़ा हो गया, कोई भी हो गया, तो बघाड़ा स्थल में आपके 3 कालों के साक्ष्य मिले। एक ऐसा काल था जहाँ पे 2G मोबाइल चलती थी, एक ऐसा काल था जहाँ 3G मोबाइल चलती थी, एक ऐसा काल है जहाँ पे 4G मोबाइल चलती थी। तो इसे मान लीजिए हमने कह दिया पूरा पाषाण काल 2G मोबाइल को, और 3G मोबाइल को हमने कह दिया मध्य पाषाण काल, और 4G मोबाइल को हमने कह दिया नवपाषाण काल। तो ये क्या हुआ, एक ही स्थल है, मान लीजिए सलूरी बघाड़ा कोई भी हो गया, तो मान लीजिए बघाड़ा ही है, तो बघाड़ा में ये क्या हो गए, 3 साक्ष्य मिल गए। तो ये एक ही स्थल है और 3 युगों के यहाँ पे साक्ष्य मिले, क्योंकि तीनों युगों में अलग अलग जो है पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। एक में 4G मिला है सबसे ऊपर, तो 3G मिला है, उसके बाद 2G मिला है। तो आप समझ गए होंगे कि एक ही स्थल जो पुरातत्व यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तो एक ही स्थल का नाम भिन्न भिन्न कालों में कैसे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि लंबवत खुदाई जब की जाती है तो उसके नीचे जो सभ्यता होती है वो भी उद्घटित हो जाती है, और उसके बेस पे हम अनुमान लगते हैं। अब भारत में जो खुदाई होती है पुरातात्विक स्थलों की, वो लंबवत खुदाई ही सर्वाधिक होती है। क्षैतिज खुदाई आपको देखने को बहुत कम मिलती है, क्योंकि क्षैतिज खुदाई में समस्या क्या है कि वर्तमान समय में जहाँ पे पाषाण काल में या तो पहले कोई सभ्यता रही होगी, मान लीजिए इलाहाबाद में कहीं हो, तो अब वहाँ पे मानव आबादी बस गई है। आपने क्या किया कि एक सभ्यता को ढूंढने के लिए, पुरानी सभ्यता को ढूंढने के लिए नई सभ्यता का विनाश कर लिया। मान लीजिए आपका ये वाला स्थल कोई पुरातात्विक सामग्री थी, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मालूम चला कि कोई, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्डिंगें बन चुकी हैं, यहाँ पे बिल्डिंगें बन चुकी हैं, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंगें बन चुकी हैं। तो आप या तो क्या करिए, क्षैतिज खुदाई के लिए पूरी पूरी बिल्डिंगों को ऐसे गिरा दीजिए, फिर उसके बाद खुदाई करिए। तो ये संभव नहीं है। मतलब पुरानी सभ्यता के लिए नई सभ्यता को विनाश कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो चूंकि भारत में देख रहे हैं कि आबादी ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा, जनसंख्या घनत्व भी अच्छी खासी है भारत में, तो भारत में चूंकि जो पहले के पाषाणकालीन स्थल या कोई हड़प्पाकालीन स्थल थे, वहाँ पे जो थे मानव आके बस गए हैं। अब उन मानवों के बसने से जो समस्या उत्पन्न हुई है कि वो हुई है कि भाई अब वो जहाँ पे बस गए हैं तो उसका उत्खनन कैसे किया जाए, उसका उत्खनन कैसे किया जाए, या तो उनके घरों को गिरा दिया जाए। तो भारत में क्षैतिज खुदाई ज़्यादा संभव नहीं है। तो भारत में जो खुदाई हुई है वो लंबवत, और लंबवत खुदाई में आप देखते हैं एक ही स्थल जो हो गया, जैसे मेहरगढ़ है, वो आपके 3 युगों के, उसमें मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और हड़प्पा काल, और हड़प्पोत्तर काल के भी साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक ही स्थल के विभिन्न कालों में क्यों नाम मिलते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। अब आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रागैतिहासिक काल का काल विभाजन। ठीक, हमारा टॉपिक क्या है, प्रागैतिहासिक काल का काल विभाजन। हमने देखा कि प्रागैतिहासिक काल किसके पहले भी हमने पढ़ा था, तो ये रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से कि प्रागैतिहासिक काल में क्या था। कोपेनहेगन एक संग्रहालय है जो डेनमार्क में स्थित यूरोपीय देश है, ठीक। तो डेनमार्क जो है, डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय था। ये कोपेनहेगन संग्रहालय, यहाँ पे विभिन्न पाषाण उपकरणों को रखा गया था, मतलब विभिन्न प्रागैतिहासिक उपकरणों, पाषाण नहीं, प्रागैतिहासिक उपकरणों को। जैसे आपके रूम में, एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि जैसे आपका रूम है, आपके रूम में बहुत सारी सामग्रियाँ रखी हैं, कापी किताब, पेन, पेंसिल, बिस्तर, ठीक है, खाने पीने के जो सामग्रियाँ हैं ये सब रखी हुई हैं, और सारी चीज़ें मिक्स की हुई हैं। सारी चीज़ें कैसी हैं, मिक्स अवस्था में है, मतलब मिली जुली अवस्था में है। अब आपके अपने रूम को व्यवस्थित करना है, तो आप क्या करेंगे कि किताबों को ले जाके अलग रख देंगे, एक रैक में रख दिया, अपने कपड़ों को उठाया अलग में रख दिया, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, जो आपके किचन की सामग्रियाँ थी उसको अलग रख दिया, जो आपके बिस्तर थे उसको आपने अलग कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपका रूम जो है व्यवस्थित हो गया। वैसे ही प्रागैतिहासिक काल में था। प्रागैतिहासिक काल में क्रिश्चियन जार्गेसन थॉमसन अर्थात सीजे थॉमसन से पहले प्रागैतिहासिक काल का विभाजन नहीं किया, सारी सामग्रियां एक ही साल रखी गई थी, ठीक है। तो क्रिश्चियन जार्गेसन थॉमसन ने क्या किया, जैसे हमने अपने रूम को यहाँ पे व्यवस्थित किया, वैसे ही क्रिश्चियन जार्गेसन थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, प्रागैतिहासिक काल का जो कोपेनहेगन संग्रहालय में वस्तुएं रखी गई थी, उनमें से जो पाषाण उपकरण थे उनको अलग कर दिया, और उस
उपकरण के आधार पे उस युग का नाम क्या कर दिया उन्होंने, पाषाण युग कर दिया। उसके बाद जो कांस्य युग आया, अर्थात जो कांसे की सामग्रियां थी, हमने बताया था कि मानव के द्वारा जो सबसे पहली धातु प्रयोग की गई थी वो क्या थी, वो कांसा थी। ठीक है, मानव के द्वारा जो सबसे पहले जो धातु प्रयोग की गई थी वो तांबा थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांसे की जो वस्तुएं मिली थी, उस कांसे की वस्तुओं को आधार बनाकर उन्होंने क्या कर दिया, उस युग का नाम कांस्य युग कह दिया। और जिस युग में लोहे के साक्ष्य मिले उसको जो है आधार बना के उन्होंने लौह युग कर दिया। ठीक है, और फिर बाद में हम देखते हैं कि पाषाण काल। ठीक है, जो पाषाण काल है, और चूंकि हमारे अध्ययन को हम धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कांस्य युग और लौह युग का अध्ययन करेंगे, आज का जो हम पढ़ेंगे वो पाषाण काल हम अर्थात हम स्टोन एज पढ़ेंगे। स्टोन एज में जो हमें पढ़ना है, तो स्टोन एज में भी समस्या ये थी कि स्टोन एज भी समान रूप से नहीं रहा है काल। ठीक, हालांकि स्टोन एज में मानव ने जो है पत्थर का उपयोग किया, लेकिन पत्थर के उपयोग के साथ मानव ने पत्थर के उपयोग की टेक्निक भी जो है अपनी चेंज की है। मान लीजिए कि पहले वो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता था, तो समय के साथ मानव ने छोटे छोटे पत्थर के उपकरण बनाने लगे, छोटे छोटे, इस प्रकार से ये बड़े के पत्थर अब छोटे छोटे। ठीक है, अब जो है पत्थर के उपकरण और बेहतरीन तरीके से बनाने लगे थे मानव आगे चलकर, क्योंकि समय के साथ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और ये मनुष्य का या प्रकृति का भी स्वभाव है कि समय के साथ उसमें जो है परिवर्तन होता रहता है। मानव के स्वभाव में भी परिवर्तन होता रहा। ठीक है, जलवायु में भी परिवर्तन होता रहा। जब सारी चीज़ें प्रकृति में बदल रही थी तो मानव क्यों न बदलता। तो पाषाण काल में भी एक जैसी चीज़ें नहीं रही थी। पाषाण काल में भी उपकरणों के माध्यम से हमें जो जानकारी मिलती है, चूँकि आप जानते हैं कि पाषाण काल में मानव के अवशेष बहुत नाम मात्र के मिले हैं भारत में, क्योंकि उष्णकटिबंध में मानव की ये भारत था, अर्थात जो आदि मानव था वो, उसके अवशेष भारत में कम मिले हैं। जो आदि मानव में जो क्रम है, जो हमने पहले मानव के विकास के क्रम को पढ़ा था, सबसे पहले आता है रामापिथेकस, हमने पढ़ा था। फिर आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो आपका फिर होमो हैबिलिस था, फिर होमो इरेक्टस था। ठीक है, ऐसे करके हमने जो पढ़ा था, इसमें से रामापिथेकस सबसे पहले, जो रामापिथेकस माना, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे पहले मानव के अवशेष, प्रथम मानव के अवशेष कहाँ पे मिले हैं भारत में, तो याद रखिएगा शिवालिक के गिरिपादों में मिले हैं। शिवालिक श्रेणी के गिरिपादों में मिले हैं कहाँ पे सबसे पहले, और वो किसके, रामापिथेकस मानव के। ठीक है, रामापिथेकस, यहीं से मानव और कपिवर्ग का डिवाइडेशन होता है। इसके पहले मानव विकास का चैप्टर हमने पढ़ा था, तो वहाँ हमने अच्छे से पढ़ा था। इसके पहले यदि नहीं समझ में आया तो पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा, मानव का विकास नाम से। तो ये जो रामापिथेकस, तो रामापिथेकस के बाद से ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस के साक्ष्य भारत में नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो हम कैसे लगाते हैं, पाषाण उपकरणों के आधार पे। ठीक है, पाषाण उपकरणों के आधार पे कैसे लगाया जाता है, तो देखिए हमने पहले ही कहा कि पाषाण उपकरण जो था समय के साथ डेवलप होता चले गए हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे पाषाण काल को 3 कालों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मान लीजिए पूरा पाषाण काल में मानव बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता था, चूँकि उसके पास टेक्निक नहीं थी, वो नहीं जानता था चीज़ों को, तो वो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता। लेकिन मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे आके मानव के उपकरण जो है छोटे होते चले गए हैं, और नव पाषाण काल में आके और छोटे होते चले गए हैं। आपको यहाँ पे जो बड़े पत्थर के उपकरण हैं, यहाँ पे आपको मानव मतलब पशु पालन के या पशुओं के अवशेष नहीं मिलते हैं। ठीक है, पशुओं के अवशेष का मतलब है पालतू पशुओं के अवशेष नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे जब देखते हैं मध्य पाषाण काल में, तो पशुपालन के भी साक्ष्य, अर्थात मानव के साथ पशुओं को दफनाए जाने का, अर्थात पशुपालन के भी साक्ष्य मिलने लगे हैं। फिर आप नव पाषाण काल में भी देखेंगे खेती प्रारंभ हो गई थी, तो हम देखेंगे कि मेहरगढ़ से सबसे पहले खेती का प्रारंभ माना जाता है। हालांकि अब ये धारणा बदल गई है। अब लहुरा देव यूपी में स्थित जो संत कबीर नगर में है, वहाँ पे सबसे पहले माना जाता है कि भारत में कृषि कहाँ प्रारंभ हुई, तो लहुरा देव। वो सब हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, और फिर मानव जो था पहले पत्थर के उपयोग ही केवल बनाता था। ठीक है, अब जो है नव पाषाण काल तक आते आते मानव ने जो थे हड्डी के उपकरण भी बनाने लगे थे। अब ये उपकरण जो बड़े बड़े अनगढ़ थे पूरा पाषाण काल में, जो हम यहाँ पे देखेंगे, वो जो थे परिष्कृत होके अच्छे उपकरण अब बनने लगे थे। तो इस आधार पे हम काल का डिफरेंशिएट करते हैं, अर्थात समय के साथ क्या हुआ है, मानव ने क्या है, विकास किया है। और उस आधार पे पाषाण काल को भी हम क्या करते हैं, 3 कालों में बांट देते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक,
जो पूरा पाषाणकालीन मानव है अर्थात पूरा पाषाण काल का जो समय पीरियड है वो 5 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व। हालांकि कुछ किताबों में आपको 25 लाख मिलेगा से 10,000। तो ये कोई स्पष्ट कालक्रम नहीं है। आप याद रखिएगा कि जो प्रागैतिहासिक काल में जो भी अनुमान लगाया गया है या जो भी ये ईसा पूर्व ईस्वी का कोई विशेष महत्व तो नहीं है, ठीक है। और ये जो प्रमाणिक किताबों से लिया गया है तो ये यही ध्यान रखिएगा। बाकी 25 लाख को बहुत ज़्यादा केयर में मत रखिएगा, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल को आप देखते हैं, इसका जो काल पीरियड रहा है वो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है। फिर उसको बांटा गया है मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को हमने कितने भागों में बांटा? 3 कालों में। प्रागैतिहासिक काल में को हमने 3 भागों में बांटा था, पाषाण काल से और लौह युग। और फिर पाषाण काल को भी हमने 3 काल खंडों में बांटा, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 5 लाख से 10,000। फिर मध्य पाषाण काल 10,000 से 8,000 और नव पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व के बाद से प्रारंभ होता है, ठीक। नव पाषाण काल तक आते आते मानव जो है कृषि पशुपालन और आग का बेहतर तरीके से उपयोग ये सब सीख चुका था, ठीक है। तो इसी का आधार पे पाषाण काल को भी डिफरेंट किया, लेकिन सब में जो था पत्थर के औजारों का उपयोग कॉमन रहा, इसलिए सारे युग को पाषाण काल कहा जाता है। कांसे उसे का कोई या तांबे उबे का उपयोग के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। याद रखिएगा जो मध्य पाषाण काल है इसका नामकरण किसने किया था? ये पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी में कि हार्डर वेस्ट्रॉफ ने किया था, ठीक। हार्डर वेस्ट्रॉफ ने क्या किया था? सर्वप्रथम जो था मध्य पाषाण काल का नामकरण किया। इसके पहले केवल पाषाण काल को 2 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हेडर वेस्ट्रॉफ महोदय ने मध्य पाषाण काल को डिवाइड किया, कहा कि पाषाण काल को 3 कालों में बांटा जाना चाहिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये ध्यान रखेंगे 3 कालों में हो गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके पहले केवल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल का नामकरण किसने किया? हार्डर वेस्ट्रॉफ ने। टाइम पीरियड भी आपने देख लिया है। अब आइए आगे चलते हैं। पूरा पाषाण काल की बात की जा रही है, ठीक है। पूरा पाषाण काल जो प्रारंभ होता है, पूरा पाषाण काल युग में जो था, हमने कहा था कि ये प्लीस्टोसीन का काल था। तो प्लीस्टोसीन काल में जो था प्रभाव किसका था? तो इस काल में जो था हिमयुग का प्रभाव सर्वाधिक था, ठीक। इसलिए आप देखते हैं कि मानव सभ्यता का विकास जो था पूरा पाषाण काल में, जो 5 लाख से 10,000 का टाइम पीरियड है, इस समय जो मानव का विकास जो था यूरोपीय क्षेत्रों में नहीं हुआ, क्योंकि वो शीतोष्णकटिबंध में आते थे। उसके पहले हमने देखा था शीतोष्णकटिबंध क्या था। तो ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा स्पष्ट होगा ये क्या होते हैं कटिबंध। तो यदि ज्योग्राफी की नॉलेज होगी आपको तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि शीतोष्णकटिबंध था और चूंकि हिमयुग चल रहा था तो हिमयुग अभी भी वहाँ पे शीत ऋतु रहती है, अच्छा खासा मौसम रहता है, ठीक, बर्फबारी अच्छी खासी। जब हिमयुग का प्रभाव था तो वहाँ पर मानव के रहने के लिए अनुकूल दशाएँ थी ही नहीं, और मानव इतना आधुनिक नहीं था, उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो जाके यूरोपीय सेक्टर में जाके रह पाता, अर्थात शीतोष्णकटिबंधों में रह पाता। इसी प्रकार आप देखेंगे पूरा पाषाण काल में जो भारत है, भारत में जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपको मानव के अवशेष नहीं मिलेंगे, चूँकि हिमयुग के प्रभाव में था ये सब, ठीक। तो यहाँ पे अब वैसे भी देखते हैं बर्फबारी होती रहती है, तो हिमयुग के प्रभाव में कैसा रहा होगा? तो और ज़्यादा डेंजर स्थिति रही होगी। तो इसलिए वहाँ पे बहुत कम साक्ष्य, जैसे आपको कश्मीर में थोड़े बहुत साक्ष्य मिल जाते हैं, 1-2 जगह, लेकिन उतने भरपूर मात्रा में नहीं मिलते जैसे हड़प्पा काल में और आगे के चरणों में मिलते हैं। तो हम पूरा पाषाण काल जो देखते हैं तो यहाँ पे हिमयुग का प्रभाव था, इसलिए हम देखते हैं कि उत्तर भारत में शीतोष्ण क्षेत्रों में इसका विकास न के बराबर हो, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में थोड़े बहुत साक्ष्य मिले, बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले। इस काल का जो मानव था उसके लिए जो बेसिक नीड थी वो क्या थी, ठीक। चूँकि मानव था वो अभी जंगली जीवों के साथ ही रहता, जंगलों में रहता था या तो जहाँ भी रहता था, तो उसके लिए जो समस्या थी कि मानव के लिए क्या चाहिए था? सुरक्षित आवास चाहिए था, ठीक है। कहीं वो जंगली जानवरों का ही शिकार न बन जाए, ठीक है। उसे सुरक्षा चाहिए थी। सुरक्षित आवास से तात्पर्य था जहाँ पे वो प्रजनन कार्य कर सके, जहाँ पे अपने परिवार के बड़े बूढ़े सदस्यों को रख सके, ठीक। और वो जहाँ पे रहने पे सुरक्षित महसूस करे। दूसरा था सुरक्षा किससे? अन्य जीवों से, कहीं शेर चीता बाघ का शिकार न बन जाए। और तीसरा पानी की उपलब्धता, ठीक।
पानी की उपलब्धता हो, तो और चौथा क्या था, औजारों की उपलब्धता। ये 4 चीज़ें जहाँ भी मानव को प्रोवाइड हुई, वो सारी चीज़ें वहीं पे मानव ने बसना प्रारंभ किया। सबसे प्रमुख था औजार, क्योंकि औजार उनको आत्मरक्षा के लिए चाहिए थे और शिकार के लिए चाहिए थे। और पूरा पाषाण काल को हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे, तो पूरा पाषाण काल युग में हम देख रहे थे कि हिमयुग का प्रभाव था। तो यहाँ पे जो औजार थे, तांबे उंबे की खोज नहीं हुई थी, क्योंकि पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे तांबे उंबे की खोज तो आपके नव पाषाण काल तक नहीं हुई। हमने 3 कालखंडों में बांटा है पाषाण काल को, तो तांबे की खोज तो नव पाषाण काल तक तो यहाँ पे भी नहीं हुई थी। तो पत्थर के उपकरण क्या कहाँ से मिलते, तो वो पत्थर के उपकरण ही उनके लिए औजार थे। और पत्थर के उपकरण वहाँ पे मिलते जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र थे, अर्थात ऐसी नदी घाटियाँ जो पहाड़ों से गुजरती थी और अपने साथ क्या करती थी, बहा के पत्थर के औजारों को लाती थी। आप भी आज कहीं देखेंगे, चाहे दक्षिण भारत में जाके देखिए, उत्तर भारत में सिंधु नदी के आसपास या तो हिमालय की गिरपादों में जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, वहाँ पे देखेंगे तो छोटे छोटे ऐसे पत्थर के अवशेष नदियों के किनारे पड़े रहते हैं। तो ऐसे स्थलों को मानव ने अपने स्थान के लिए चुना। इसलिए आप देखते हैं उत्तर भारत में जो गंगा यमुना का मैदानी इतना उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ पे मानव जाके नहीं बसा, क्योंकि यहाँ पे पत्थर के उपकरण नहीं उपलब्ध थे। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे जो यहाँ पे मानव बसा है, इस काल में मानव की जो आवश्यकता थी वो सुरक्षित आवास उसको कहाँ मिल सकते थे, अर्थात पत्थरों या कंदराओं की गुफाओं में वो रह सकता था। सुरक्षा के लिए उसको चाहिए थे कि भाई पाषाण के उपकरण उपलब्ध हों, उसके पास औजार हों, दूसरा पानी की उपलब्धता हो, और तीसरा औजारों की उपलब्ध हो। ये सब सारी चीज़ें यदि मानव की को जहाँ उपलब्ध हुई, तो आप देखेंगे वहाँ पे मानव ने बसा। इसलिए हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में या पाषाण काल में मानव ने मैदानी क्षेत्रों में बसना प्रीफर नहीं किया। ठीक, जबकि वर्तमान समय में मानव मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा बसता है, क्योंकि वहाँ पे औजार नहीं थे और सुरक्षा नहीं था। ठीक, क्योंकि उसे घर बना के रहना पड़ता, और वो उतना ज्ञानी था नहीं मनुष्य अभी, क्योंकि अभी मानव का आरंभिक चरण चल रहा था। तो इसलिए मानव ने नदी के किनारे, ऐसे नदी के किनारों को चुना जहाँ पे उसको आसानी से पत्थर के उपकरण उपलब्ध हो जाए, गुफाएं मिल जाए। तो आप देखते हैं कि जैसे मिर्ज़ापुर वाला जो क्षेत्र हो गया, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी घाटी वाला बेल्ट हो गया, आप देखेंगे सिंधु घाटी के आसपास वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में ही जाके मानव बसा सर्वप्रथम। ठीक, देखिए देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पोटावर का पठार क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र था। तो यहाँ पे भी आपका जो है मानो आपको पूरा पाषाण काल में देखने को मिलेगा रहने के लिए। जम्मू कश्मीर में आपको एक नदी घाटी है, शायद जिद्दार नदी घाटी है, सॉरी, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आइए, सॉरी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे आइए, ये पार्ट। तो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में देखेंगे जो यहाँ की एक नदी घाटी थी, सॉरी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, हाँ सॉरी, लिद्दार नदी घाटी थी। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे लिद्दार नदी घाटी थी, और यहीं पे मानव जो है जाके क्या है, बसा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्र था, यहाँ से भी उसको आसानी से चीज़ें मिल जाती, तो यहाँ पे देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि ये मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र है, चूँकि विंध्याचल पर्वत के करीब है, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा मानव आवास। ठीक है, और यहाँ पे भी नदी आपकी बेलन नदी बहती थी। बेलन नदी जो है आपकी जो टोंस नदी है उसकी सहायक थी, तो बेलन नदी घाटी में आपको मिलेंगे। ठीक है, मिर्ज़ापुर के पास यहाँ पे भी पत्थर के उपकरण, मिर्ज़ापुर में चूँकि विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आते थे, यहाँ पे भी पत्थर के उपकरण आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते। फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आपको मिलेंगे, आपको महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी मिलेंगे, क्योंकि दक्कन के पठार का एरिया था। आपको दक्षिण भारत वाले क्षेत्रों में मिलेंगे, कावेरी नदी उदी घाटी वाले क्षेत्र में। यहाँ पे आप देखते हैं पल्लवरम में, अतिरपक्कम में, यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे क्या, मानव के अवशेष, ये पोटावर का पठार। तो आप देखते हैं जो प्रारंभिक मानव के जो साक्ष्य थे, उन्होंने अपने जो आवास के लिए चुना, तो उन्होंने सबसे प्रमुख चीज़ थी कि औजारों की जहाँ उपलब्धता थी, अर्थात पत्थर के औजार जहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते, मानव ने उन्हीं सब
सेक्टरों को चुना, और जबकि ये उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र जो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होते हुए भी मानव सभ्यता के या पाषाणकालीन मानव के लिए आवास के लिए रहने की योग्य नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पत्थर के उपकरण नहीं मिलते। इसलिए मानव ने जहाँ जहाँ पे पठारी क्षेत्र थे और जहाँ जहाँ पे नदी घाटियों से पत्थर के उपकरण मिल जाते थे तो वहीं पे रहना प्रारंभ किया। तो इसके बाद हम अब पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं।